हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन को बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के। और जितने भी लोग सेशन के साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से सेशन की लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जहां कहीं भी आप लोग क्लास की लिंक को शेयर कर सकते हैं, एक बार डू इट फास्ट। सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आज से डेली बेसिस पर आपको सुबह 8 बजे सेशन यहाँ पर लाइव मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। डायरेक्टली हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, डिस्कशन बिना किसी देरी के, बिना कोई समय ज़ाया किए। आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं उसमें 1 फरवरी यानी कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और डिस्कशन जो हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो डिस्कशन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। उम्मीद है सभी ने सेशन को लाइक यहाँ पर कर दिया होगा। चलिए मैं अपनी पोजीशन यहाँ पर एक बार चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से डिस्कशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 12 फरवरी से इम्पॉर्टेंट डेज का डिस्कशन नहीं हुआ है। 12 फरवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 12 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं डार्विन डे। डार्विन आपको याद होगा, जो चार्ल्स डार्विन जिन्होंने उत्पत्ति, यूँ कहें कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम पहले वानर थे फिर धीरे धीरे इंसान में तब्दील हुए, इस तरीके का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसकी खोज या यूँ कहें कि ये जो सिद्धांत है देने वाले आपके चार्ल्स डार्विन थे। तो चार्ल्स डार्विन की याद में ये दिवस आपके यहाँ पर मनाया जाता है। चार्ल्स डार्विन का जो जन्मदिन आपके यहाँ पर बनता है वो 12 फरवरी ही डेट आपके यहाँ पर बनेगी। 1809, तो आज ही के दिन यानी कि 1809, 12 फरवरी 1809 को चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। तो उनकी याद में 12 फरवरी की तारीख को क्या करते हैं? डार्विन डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। 12 फरवरी की अगर हम लोग बात करें तो ये नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की अगर बात की जाए कि भाई आपकी जो उत्पादकता है, आप कितने प्रोडक्टिव हैं, मतलब आप समय को कितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। देखो, प्रोडक्टिव रहना एक अलग चीज़ होती है और काम करते रहना एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि आप लोगों ने भी इस बात को महसूस किया होगा कि मॉर्निंग में आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, लेकिन जब मॉर्निंग में सुबह 8 9 10 11 12 बजे तक आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपके शरीर में एनर्जी होती है, माइंड एनर्जेटिक होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी, जो आपकी एनर्जी है वो भी आपकी लो होने लगती है ना। तो बेसिकली नेशनल प्रोडक्टिविटी डे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रोडक्टिविटी के कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ये मनाया जाता है। 13 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड रेडियो डे आपके यहाँ पर मनाया जाएगा। वर्ल्ड रेडियो डे, इस साल की जो थीम आपकी यहाँ पर बनेगी, थीम फॉर 2025, वो है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि रेडियो को क्लाइमेट चेंज से आपके यहाँ पर जोड़ा गया है। अब रेडियो से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी भी कोई भी अगर ये पूछता है कि रेडियो को इन्वेंट किसने किया था, तो रेडियो इन्वेंटेड बाय, रेडियो का जो आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था। तो जी मार्कोनी, ठीक है, पूरा नाम जी मार्कोनी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार आपका यहाँ पर किया था। और कब किया था? अप्रॉक्स 1895 में, 1895 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। लेकिन रेडियो का आविष्कार करने में जो निकोला टेस्ला थे आपके, उनका भी काफ़ी विशेष योगदान रहा है। निकोला टेस्ला, ठीक है, तो रेडियो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में निकोला टेस्ला का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल मार्कोनी ने ही इसको डेवलप किया है, रेडियो टेक्नोलॉजी पर निकोला टेस्ला भी काम कर रहे थे और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में उनका भी योगदान था। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा, अब रेडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, जो भारत का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम लोग नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं? आकाशवाणी। क्या कहते हैं भाई? आकाशवाणी। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो। तो हमारे देश में हमारा जो सरकारी
ब्रॉडकास्टर है ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में। 1936 में हमारे देश में एक नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि हमारे देश का सबसे पहला नेशनल पार्क था। लिखकर बता दीजिएगा, ईयर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो ये एडिशनल फैक्ट्स भी साथ ही साथ याद रखिएगा। तो इसके अलावा 13 फरवरी के साथ साथ 14 फरवरी की बात करें तो 14 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? वो है वर्ल्ड वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। मतलब बेसिकली अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो जैसे हम जब पैदा होते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदाइशी अगर उसे दिल की कोई बीमारी है तो उसकी अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये डे मनाया जाता है। कई बार आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि उन्होंने कहा तो जब से पैदा हुआ है इस बच्चे के दिल में छेद है, पैदा होने पर ही ये डिफेक्ट था। यानी कि कई बार जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं, जन्मजात जो डिफेक्ट होते हैं या जो डिजीज होता है, जैसे कि दिल में छेद होना, ये बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जिएगा ऐसा बोला जाता है कई बार। तो बेसिकली उसकी अवेयरनेस के लिए डे मनाया जाता है। इस साल की थीम इस डे के लिए जो आपकी यहाँ पर रहेगी वो रहेगी रिमेंबर आवर हार्ट्स। ये इस साल की थीम रहेगी इस इम्पॉर्टेंट डे के लिए। तो अभी 14 फरवरी तक की इंपॉर्टेंट डेज को मैंने अपडेट कर दिया है। 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है सर, ये तो हम सबको अच्छे से पता है। ही हंस दो सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू से करेंगे सेशन की शुरुआत। आज के सेशन का पहला एमसीक्यू रीड करिएगा और आंसर देना शुरू कीजिएगा। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द 39th नेशनल गेम्स इन 2027? 2027 में जो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जाएगी, वो कौन सा स्टेट इसकी मेजबानी आपकी यहाँ पर करेगा? फटाफट से रीड करके बताएगा कमेंट सेक्शन में, कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब आपका बनता है मेघालय स्टेट, नॉर्थ ईस्ट। तो मेघालय स्टेट को एक तरीके से मेजबानी के जो राइट से अधिकार है वो मिल गए हैं। 39वां नेशनल गेम्स या राष्ट्रीय खेल जो आयोजित होंगे फरवरी और मार्च महीने में 2027 में मेघालय स्टेट में आयोजित किए जाएंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा ने यह जानकारी मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा को आपके यहाँ पर दी, इस डिसीजन के बारे में बताया। मेघालय विल रिसीव द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फ्लैग, आईओए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो फ्लैग है वो मेघालय को आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मेघालय को आपके यहाँ पर दिया गया। एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 38th नेशनल गेम्स, तो जो 38वें नेशनल गेम्स हैं, 38 जो नेशनल गेम्स आपके यहाँ पर समाप्त हुए हैं, तो 38वें नेशनल गेम्स की जो क्लोजिंग सेरेमनी है ये हल्द्वानी उत्तराखंड में ये खत्म हुए हैं 38वें नेशनल गेम्स। और अब 39वें नेशनल गेम्स 2027 में मेघालय में आयोजित आपके यहाँ पर किए जाएंगे। एडिशनल फैक्ट्स यहाँ पर लेते हुए चलिएगा, जैसे कि मेघालय की जो कैपिटल बनती है वो शिलोंग आपकी यहाँ पर बनती है। कई बार लोगों को नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की जो कैपिटल है वो लोगों को याद नहीं होती है ना। तो और कई बार एग्जाम में फिर यहीं से कैपिटल आ भी जाती है। जो आपने नहीं पढ़ा होता या जो आपको नहीं याद होता वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो कभी भी अगर मैं कोई पेपर सेट करूंगा और मुझसे कोई कहेगा कि सर एक कैपिटल आपको रखनी है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की कैपिटल वहां पर आपसे पूछूं, क्योंकि अगर किसी को भारतीय राजधानी या भारतीय राज्यों की या यूनियन टेरिटरीज की राजधानी अगर याद नहीं होंगी तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा जिसकी उनको याद नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो याद रखो नॉर्थ इंडियन जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आपके यहाँ पर बनते हैं उनकी कैपिटल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी को भी कोई याद ना हो तो याद कर लीजिएगा। असम की राजधानी रहेगी दिसपुर। मणिपुर की बात अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो मणिपुर की राजधानी रहेगी इम्फाल। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी नहीं, कौन बोल रहा है गुवाहाटी? ईटानगर। क्या आंसर रहेगा? ईटानगर। ठीक है, क्लियर है। अरुण का घर ईंटों से बना है। अरुण का घर कैसे बना है? ईंटों से बना है। ईटानगर याद रखने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट विच कंट्रीज प्रेसिडेंट बैंड पेपर स्ट्रॉ इन फेडरल एजेंसीज मैंडेटिंग अ स्विच टू प्लास्टिक? किस देश के राष्ट्रपति ने, जो भी उस कंट्री की संघीय एजेंसियां हैं, फेडरल एजेंसी हैं, वहां पर कागज के स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया है अब, तथा प्लास्टिक के स्ट्रॉ का उपयोग फिर से अनिवार्य आपका यहाँ पर कर दिया गया है।
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉ आप लोग जानते हो ना, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो जैसे आप कोई शेक पीते हो या जब आप कोई मैंगो शेक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, लस्सी पीते हो, जूस पीते हो, तो स्ट्रॉ यूज करते हो ना, स्पेशली बच्चे। प्लास्टिक का स्ट्रॉ, भाई हमें ये लगता है भाई प्लास्टिक है, अगर हम प्लास्टिक से कुछ भी खाते पीते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में जाता है। ये जो प्लास्टिक्स आपके होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का स्ट्रॉ होता है वो एक घटिया प्लास्टिक से बनाया जाता है, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती। तो अगर आप प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज करते रहते हैं तो इससे माइक्रो प्लास्टिक भी आपके शरीर में जाता है, और इंसानी शरीर में इतना माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है जिससे आपका एक क्रेडिट कार्ड बन सकता है अगर इसे निकाल लिया जाए। तो वैसे ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम बड़े पैमाने पर प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करते हैं तो इससे प्लास्टिक वेस्ट को बढ़ावा मिलेगा, है ना। प्लास्टिक का जो कचरा है वो बड़े पैमाने पर उत्पन्न होता है, और प्लास्टिक का कचरा बहुत आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। तो इसीलिए इसकी जगह जो पेपर स्ट्रॉ है, वो आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई जगह पर जो अच्छी क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स होते हैं या अच्छी क्वालिटी की जगह होती है वहां पर पेपर स्ट्रॉ दिया जाता है ना। क्योंकि पेपर क्या होता है, कागज क्या होता है, अच्छी आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो अभी रिसेंटली बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उस फैसले को पलट दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम प्लास्टिक के स्ट्रॉ को ही यूज करेंगे, पेपर के स्ट्रॉ को यूज नहीं करेंगे। उसके पीछे उन्होंने दो रीजन दिए हैं। पहला रीजन तो उनका बेसिकली ये है कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस पर इससे एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। उनका तो ये मानना है कि एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ एनवायरनमेंट पर ज्यादा कुछ असर नहीं डालता, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक कचरे का एक बहुत ही छोटा सा परसेंटेज स्ट्रॉज का है। और दूसरा, क्योंकि प्लास्टिक के जो स्ट्रॉ हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे वक्त तक चलते हैं। पेपर स्ट्रॉ जल्दी खराब हो जाते हैं। पेपर स्ट्रॉ एक बार यूज किया, फेंका, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो पेपर स्ट्रॉ की जगह प्लास्टिक के स्ट्रॉ ही वहां पर यूज किया जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। क्या ये डिसीजन लेना अमेरिकन प्रेसिडेंट को अच्छा लगता है, जहां पर पूरी दुनिया प्लास्टिक के कचरे, प्लास्टिक को लेकर इतनी अवेयर हो रही है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट विच क्रायोजेनिक इंजन डिड इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक रिसेंटली परीक्षण आपका यहाँ पर किया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपना जो गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है उसके लिए उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन, तो क्रायोजेनिक शब्द शुरू होता है सी से, क्रायोजेनिक, और इंजन शुरू होता है ई से। तो सी और ई को मिला दीजिए, सही जवाब बनेगा CE-20। इस इंजन का नाम है ऑप्शन नंबर डी, CE-20। याद रखिएगा, ये क्रायोजेनिक इंजन आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो क्रायोजेनिक इंजन आपका यहाँ पर होता है, इसके अंदर सुपर कूल्ड फ्यूल यूज किया जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड फ्यूल आपका इसमें यूज किया जाता है। लिक्विड फ्यूल मतलब लिक्विड फ्यूल तो आप लोग समझते हैं, तरल जो ईंधन होता है, जैसे पेट्रोल एक लिक्विड फ्यूल है, डीजल एक लिक्विड फ्यूल है, लेकिन इसमें सुपर कूल्ड लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है। मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जिसमें आपका हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है, हाइड्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन का इस्तेमाल इसमें यहाँ पर हो सकता है। तो याद रखना है, क्रायोजेनिक इंजन जो आपके चलते हैं वो आपके सुपर कूल्ड लिक्विड फ्यूल से आपके चलते हैं। बहुत ही अत्यंत ठंडे लिक्विड तरल ईंधन से ये आपके यहाँ पर चलाए जाते हैं। बात इसरो की भी कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ आपके बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं, उनका नाम मुझे लिखकर बताइएगा। इसरो का एस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ था। तारीख आपकी यहाँ पर बनेगी 15 अगस्त 1969, जब इसरो का एस्टेब्लिशमेंट आपका यहाँ पर हो जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, इसरो का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु सिटी में। दैट्स वाई कि बेंगलुरु सिटी को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु सिटी के 4 और निकनेम भी हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को बेंगलुरु सिटी के बाकी के 4 निकनेम्स पता हैं।
कमेंट करके मुझे बताएगा। स्पेस सिटी बेंगलुरु को इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो बेंगलोर में आपके यहाँ पर मौजूद है। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक मैंने पूछा कि इसरो के वर्तमान चीफ कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट विच कंपनी हैज नासा selected to launch the Pandora mission to study the exoplanets and their atmosphere। नासा ने बाहरी ग्रहों के लिए एक्सोप्लैनेट्स और उनका जो वायुमंडल है, उनका जो एटमॉस्फेयर है, उसका अध्ययन करने के लिए पेंडोरा मिशन शुरू करने के लिए किस कंपनी को चुना है कि ये कंपनी यहाँ पर पेंडोरा मिशन के लिए जाएगी? कंपनी का नाम ब्लू ऑरिजिन है, स्पेस एक्स है, बोइंग है या फिर रॉकेट लैब है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्पेस एक्स। हम सभी जानते हैं कि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी के जो फाउंडर आपके यहाँ पर बनते हैं वो इलॉन मस्क हैं। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स इलॉन मस्क की कंपनी आपकी यहाँ पर बनती है, अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इस कंपनी की शुरुआत यानी कि इस कंपनी को फाउंड या फाउंडेड इन 2002, सन 2002 में इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। इस कंपनी का हेड ऑफिस अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में आपका यहाँ पर मौजूद है। कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस आपका मौजूद है, याद रखिएगा। एक कंपनी है जिसका नाम है स्टार लिंक। हमने कई बार करंट अफेयर्स में स्टार लिंक के बारे में डिस्कस किया है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कंपनी है जो आप तक इंटरनेट पहुंचाती है सैटेलाइट्स की मदद से। तो ये आपको ये याद रखनी है कि जो स्टार लिंक है वो स्पेस एक्स की सब्सिडरी है, याद रहेगा। सब्सिडरी कंपनी आप लोग अच्छे से समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5 सब्सिडरीज हैं। सहायक कंपनी यानी कि स्टारलिंक कंपनी को कौन सी कंपनी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है? स्पेस एक्स करती है। तो स्टारलिंक कंपनी किसकी सब्सिडरी है? स्पेस एक्स की सब्सिडरी है, साथ ही साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ द 14th एशियन फिशरीज फोरम 2025? 14वें एशियाई मत्स्य मंच 2025 का विषय। हमने इसके ऊपर न्यूज डिस्कस की थी कि हाल ही में भारत के नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली सिटी में एशियन फिशरीज सोसाइटी के द्वारा एशियन फिशरीज सोसाइटी की द्वारा एक फोरम आयोजित किया गया था जो कि 14वां फोरम है। एशियन फिशरीज फोरम के नाम से इसे स्टैब्लिश वहां पर किया गया, मतलब इस इवेंट को वहां पर आयोजित किया गया। तो इसकी इस साल की जो थीम बनती है वो है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ये इस फोरम की हो जाएगी थीम, याद रखिएगा। और ये जो एशियन फिशरीज सोसाइटी आपकी यहाँ पर बनती है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में मौजूद है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में मौजूद है। इसका हेड ऑफिस माला की रिंग, मलेशिया की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो मलेशिया जो कंट्री आपके यहाँ पर है उसकी स्पेलिंग में माला आता है, मतलब माला नाम आता है कि नहीं आता है? तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर मलेशिया की करेंसी याद ना हो तो मलेशिया के नाम में आता है माला, और माला की रिंग खो गई है भैया। माला की रिंग क्या हो गई है? खो गई है। तो रिंग से याद रखना है रिंगिट। तो जो आपकी मलेशिया की करेंसी है वो रिंगित आपकी यहाँ पर बनती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मोस एनजी, एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल को भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया गया है? दोनों ही कंट्रीज ने इसको मिलकर डेवलप किया है। तो यहाँ पर जो कंट्री रहेगा वो रशिया रहेगा। रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। करेंसी यहाँ की रूबल है। चाइना की बात करें, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। और चाइना की अगर हम लोग बात करें, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है और युआन यहाँ की करेंसी आपकी यहाँ पर बनती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें तो कैनबरा यहाँ की कैपिटल है और डॉलर यहाँ की करेंसी है। जापान की बात करें तो टोक्यो यहाँ की कैपिटल है और येन यहाँ की करेंसी है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक सबका डिस्कशन?
सभी को ब्रह्मोस मिसाइल का ये नया वर्जन है जिसका नाम है न्यू जनरेशन, ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल, याद रखिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे कि ब्रह्मोस का जो न्यू जनरेशन या न्यू जनरेशन नहीं है, माफी चाहूंगा, नेक्स्ट जनरेशन है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विल हैव फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट। इसका पहला फ्लाइट टेस्ट 2026 में होगा विद प्रोडक्शन स्टार्टिंग 27-28। तो 2026 में पहला फ्लाइट टेस्ट होने के बाद 2027 और 28 में इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही हल्की, छोटी और बहुत ज़्यादा असर डालने वाली मिसाइल है ब्रह्मोस का। ये एक नया वर्जन है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, जो कि ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा हल्का है, ज़्यादा छोटा है। इस मिसाइल की बात करें तो लगभग 1.6 टन की ये मिसाइल है और 6 मीटर लंबी ये मिसाइल आपकी यहाँ पर बनती है। पुरानी मिसाइल की बात करें तो जो ओल्डर वर्जन है वो 3 टन की मिसाइल थी और 9 मीटर लंबी थी। तो पुरानी मिसाइल के मुकाबले 3 मीटर छोटी है, पुरानी मिसाइल के मुकाबले करीब 1.4 टन हल्की है और इसकी 290 किलोमीटर रेंज आपकी यहाँ पर बनती है। यानी कि ये 200 जहाँ पर भी इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा उस लोकेशन से 290 किलोमीटर की रेंज में ये मिसाइल अटैक कर सकती है। एंड 3.5 मैक इसकी स्पीड है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 3.15 एक्स यानी कि गुना ध्वनि की रफ्तार से 3.5 ज़्यादा इसकी स्पीड रहेगी। और इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट या फिर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस का फुल फॉर्म होता है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट से भी इस मिसाइल को क्या कर सकते हैं, लॉन्च आपका यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इस मिसाइल को इंडिया और रशिया ने मिलकर आपका यहाँ पर डेवलप किया है। तो इसका जो नाम है, तो इंडिया की जो नदी बनती है ब्रह्मपुत्रा, भारत की जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर से ब्रह्म शब्द लिया गया है। और रूस के अंदर एक नदी है जिसका नाम है मस्कवा रिवर। रशिया के अंदर एक नदी बहती है मस्कवा रिवर, जो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग पूरे रशिया में ये नदी आपकी बहती हुई जाती है। लगभग पूरा रशिया ये नदी कवर करती है। इस नदी का नाम है मस्कवा रिवर। तो भारत से हो गया ब्रह्म ब्रह्म प्लस मस्कवा रिवर से मोस हो जाएगा, तो ये हो गया ब्रह्मोस। इसका नामकरण इस तरीके से पड़ा है, भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कवा रिवर के नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जोथम नापत हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में जोथम नापत को किस देश का प्रधानमंत्री आपका यहाँ पर चुना गया है? 4 ऑप्शन सही जवाब। एक कंट्री है आपकी वानुआतू नामक कंट्री, तो वानुआतू नामक कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जोथम नापत, याद रखिएगा। तो जोथम नापत को वानुआतू नामक देश के प्रधानमंत्री बिना किसी विरोध के, मतलब कि इनके अगेंस्ट में भी कोई नहीं खड़ा हुआ, यानी कि निर्विरोध बिना किसी विरोध के इनको यहाँ का वहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। वानुआतू कंट्री की बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ पैसिफिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में और फिजी के पश्चिम में ये कंट्री आपके यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मैप तो मैं आपको लेकर आया हूँ। वानुआतू दिख रहा है सभी को? वानुआतू कंट्री, ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पोर्ट विला यहाँ की कैपिटल आपकी यहाँ पर बनेगी, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है वानुआतू। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, फिजी के वेस्ट में है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में है ये कंट्री। सोलोमन आइलैंड से घिरा, सोलोमन आइलैंड्स ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस कंट्री की लोकेशन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास है। आगे बात कर लेते हैं और उस लिस्ट पर बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किन किन देशों के प्रधानमंत्री रिसेंटली आपके यहाँ पर बने हैं, तो ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पर बनाई है, एक पूरी की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर करी है, जो आपको हेल्प करेगी, आपको मदद यहाँ पर करेगी। तो चलिए कि इस लिस्ट को एक बार फटाफट से सभी लोग ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेंगे इस लिस्ट का। यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछले 3 महीनों में जिन जिन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं, ये उनकी लिस्ट है। जैसे कि वानुआतू के नए प्राइम मिनिस्टर जोथम नापत आपके यहाँ पर बने हैं,
जो कि वानुआतू कंट्री की लीडर्स पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ पर बने हैं मिशेल मार्टिन साहब आपके यहाँ पर बने हैं। नामीबिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नंदी नदेतवाह साहब, जो कि सॉरी नॉट साहब, मैडम रहेंगी नंदी नदेतवाह, जो कि इस देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। माफ़ी चाहूँगा, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, पहली फीमेल प्रेसिडेंट आपके यहाँ पर बनेंगी। सीरिया की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो सीरिया के जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं मोहम्मद अल बशीर बनाए गए हैं, जो कि सीरिया के 70वें प्रधानमंत्री आपके यहाँ पर बनते हैं। फ्रांस कंट्री ने फ्रांकोइस बायरू को रिसेंटली अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है। टोंगा नामक देश ने इन्हें अपना नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है। जापान में प्राइम मिनिस्टर वापस से री इलेक्ट हुए हैं। शिगेरू इशिबा वापस से जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। मॉरिशस कंट्री की बात करें तो नवीन राम गुलाम नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये जो तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है वो नवीन राम गुलाम की तस्वीर है। ये वाली जो तस्वीर आपको दिख रही है ये शिगेरू इशिबा जापान के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। और ये वाली जो तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है ये वाली, ये आपके फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर फ्रांकोइस बायरू की तस्वीर आपकी यहाँ पर बनती है। थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। यहाँ तक का डिस्कशन अगर आप सभी को पसंद आया हो देन डू लाइक द सेशन को एक बार सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर यहाँ तक का डिस्कशन सभी को पसंद आया हो देन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम लोग न्यूज़ वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन को यहाँ तक अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 आपकी यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आपकी 96 रहती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जिसे रिलीज किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो एक नंबर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स को रैंकिंग को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 180 कंट्रीज को यहाँ पर इस इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रैंक 96 आपकी यहाँ पर बनती है। जिससे ये पता ये भी चलता है कि जो डेनमार्क कंट्री आपकी यहाँ पर है वो लीस्ट करप्ट कंट्री है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है ये इंडेक्स। ठीक है, और भ्रष्टाचार किस देश में सबसे कम है, तो डेनमार्क में भ्रष्टाचार जो है वो सबसे कम है। तो इसको याद रखने का तरीका कि डेन के ऊपर कोई भी धब्बा नहीं लगा है, डेन के ऊपर कोई भी धब्बा नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। कहते हैं ना अपमान का धब्बा लग गया है, तुम पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है। धब्बा मतलब मार्क, धब्बा मतलब मार्क। तो डेन के ऊपर किसी भी तरीके का धब्बा नहीं है करप्शन का। डेनमार्क सबसे लीस्ट भ्रष्ट कंट्री है दुनिया का, जबकि साउथ सुडान, सोमालिया एंड वेनेजुएला एंड सीरिया ये दुनिया के सबसे करप्ट कंट्रीज में से शामिल हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे करप्ट कंट्रीज 1 2 3 4 साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश आपके यहाँ पर बनते हैं। तो द इंडेक्स हैज़ बीन पब्लिश्ड एनुअली, हर साल इस इंडेक्स को पब्लिश आपके यहाँ पर किया जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और इसे 1995 से आपके यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है। इस इंडेक्स में जो इंडेक्स को रखा जाता है वो 0 से 100 के बीच में रखा जाता है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 के करीब है या 0 है तो वो हाईली करप्ट कंट्री है। मतलब आपका स्कोर जितना कम है, जितना ज़्यादा आप 0 के करीब हैं आप उतने भ्रष्ट हैं, और आपका स्कोर जितना ज़्यादा 100 के करीब है, आपका स्कोर जितना ज़्यादा 100 के करीब है आप उतने कम भ्रष्ट हैं। तो ग्लोबल एवरेज की अगर हम लोग बात करें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर ग्लोबल एवरेज 43 है, 50 से तो नीचे ही है, यानी कि भ्रष्टाचार थोड़ा ज़्यादा ही है। भारत की रैंकिंग है 96, ये स्कोर नहीं है रैंकिंग है, और भारत का स्कोर है 38। तो भाई ये 0 के ज़्यादा पास है या 100 के ज़्यादा पास है? सर ये 0 के ज़्यादा पास है ना। तो भाई भारत में भ्रष्टाचार तो है। 2023 की बात करें, 2023 में भारत का स्कोर 39 था, तो वहां से भारत और नीचे आया है, यानी कि भ्रष्टाचार वहां से एक रैंक भारत, मतलब भारत का जो स्कोर है वो 39 से 38 हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में जो भ्रष्टाचार है वो पहले से थोड़ा बढ़ा है, हम तो यही कहेंगे।
तो इंडिया की रैंक 96 पर अब आ गया है भारत ओवरऑल। 2023 में रैंकिंग 93 थी और अब रैंकिंग 96 हो गई है। 2023 में स्कोर 39 था और अब स्कोर 38 हो गया है। जितना कम होगा स्कोर, जितना जीरो के करीब होगा स्कोर, कंट्री उतना भ्रष्ट होगा। नंबर 1 पोजीशन पर कोई मार्क नहीं है, कोई धब्बा नहीं है भ्रष्टाचार का, डेनमार्क। फिनलैंड, जमीन खरीदने में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, फिनलैंड लैंड खरीदने में। सिंगापुर, ठीक है, सिंह साहब पर जमीन खरीदने पर भ्रष्टाचार का कोई धब्बा ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप एक तरीके से याद रख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहें 1 2 3 कंट्रीज को याद रख लीजिएगा। टॉप 3 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। तुलसी गाबार्ड अपॉइंटेड एज द यूएस इंटेलिजेंस चीफ। रिसेंटली तुलसी गाबार्ड को, जो कि भारतीय मूल की हैं, उन्हें रिसेंटली अपॉइंट आपका यहाँ पर किया गया है अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ। उनको यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ओवरसीइंग द 18th एजेंसी इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जो अमेरिका की करीब 18 एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, ये उनको देखेंगी। इन चीफ इंटेलिजेंस चीफ आपकी यहाँ पर बनाई गई हैं, तो इनके अंडर में जो खुफिया एजेंसी है वो काम करेंगी। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, सीनेट, उन्होंने करीब 52-48 के वोट के साथ यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दी। मोस्टली अलोंग पार्टीज लाइंस विद रिपब्लिकन सपोर्टिंग एंड डेमोक्रेट्स ऑपोजिंग हर नॉमिनेशन। तो वहां पर जो दो अलग अलग पार्टियां हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, तो रिपब्लिकन्स तो इन्हें सपोर्ट ही कर रहे थे, डेमोक्रेटिक्स जो थे वो इनके अगेंस्ट में थे। गाबार्ड लेफ्ट द डेमोक्रेटिक पार्टी। गाबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी को 2022 में आपका छोड़ दिया था और इंडिपेंडेंटली उन्होंने यहाँ पर अगर हम बात करें, चुनाव लड़ना शुरू किया था। और यही कारण है, तो क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था, तो डेमोक्रेटिक पार्टी उनके अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट में थी। सी बैक्ड ट्रम्प एंड ज्वाइन द रिपब्लिकन पार्टी। तो फिर 2024 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो बट ऑब्वियस है कि रिपब्लिकन पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, 38th नेशनल गेम्स 2025 कंक्लूड्स। 38वें राष्ट्रीय खेल समाप्त हो चुके हैं ग्रैंड सेरेमनी के साथ। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात हम करें तो ये समाप्त हुए और इनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की गई वो हल्द्वानी उत्तराखंड में आपकी यहाँ पर आयोजित की गई। द गेम एम्फेसाइज्ड सस्टेनेबिलिटी अंडर द थीम ग्रीन गेम्स। मतलब पूरी कोशिश ये रही कि पूरे गेम्स का जो आयोजन है वो ग्रीन गेम्स पर, थीम पर आधारित रहे, यानी कि खेलों के इस आयोजन में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, यानी कि इको फ्रेंडली ये गेम्स आयोजित कराए जाएं विद इनिशिएटिव एम्ड एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ताकि इन खेलों की वजह से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम से कम पड़े। द इवेंट सॉ द पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 10,000 एथलीट्स अक्रॉस 38 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, यानी कि 35 जो खेल हैं अलग अलग कैटेगरीज के, तो उसमें 10,000 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन इंडिया। भारत के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में इसे शामिल आपका यहाँ पर किया गया। भारत के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में इसे शामिल आपका यहाँ पर किया गया। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं इस गेम की। तो इस गेम की बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों की, तो देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट इस साल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा था, तो उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी में यहाँ पर खेलों के जो इवेंट्स है वो आयोजित किए गए। इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, तो यहाँ पर कोशिश की गई कि जो ई वेस्ट मेडल है, मानी कि जो मेडल्स आपके यहाँ पर बनाए गए हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका यहाँ पर बचता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जो वेस्ट आपका यहाँ पर बचता है, उस वेस्ट से मेडल्स बनाए गए हैं। ट्री प्लांटेशन फॉर द मेडलिस्ट, यानी कि जितने भी मेडलिस्ट आपके यहाँ पर जिन्होंने मेडल जीते हैं उनके नाम पर जितने भी मेडल जीते गए हैं उतने ही ट्री प्लांट्स भी किए गए हैं। बेम्बू फाइबर वाटर बॉटल्स, खेलों के दौरान पानी की बोतलों के लिए बेम्बू फाइबर वाली वाटर बॉटल्स यूज की गई, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स यूज नहीं की गई। वीट फाइबर कॉफ़ी मग, यानी कि जो कॉफ़ी मग थे जो आपका खेलों के दौरान कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए यूज़ करेंगे, तो वो कॉफ़ी मग्स भी आपके यहाँ पर जो थे वो काफ़ी इको फ्रेंडली थे। तो पूरी कोशिश रही कि इको फ्रेंडली ये खेल आपके यहाँ पर रहे। कल्चरल हाईलाइट्स की बात करें तो ओपनिंग परफॉर्मेंस
जाने माने गायक जुबिन नौटियाल ने ओपनिंग परफॉर्मेंस दी, पवनदीप राजन ने भी यहाँ पर परफॉर्मेंस दी। उद्घाटन राष्ट्रीय खेलों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उद्घाटन हुआ था देहरादून में और समाप्ति हुई है इन खेलों की हल्द्वानी में। ठीक है, लिंक टू एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन, इन खेलों का आयोजन भारत का जो विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस विजन के तहत हुआ। फ्यूचर इम्पैक्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ इन द इंडियाज बिड फॉर द 2026 ओलंपिक्स, मैंने कई बार आप सभी के साथ डिस्कस किया है कि भारत 2036 तक ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगा सकता है। तो उसमें ये धीरे धीरे भारत को ऐसे खेल और इन खेलों का जो आयोजन है वो भारत को और मजबूत बनाते हैं और उत्तराखंड आगे चल के स्पोर्ट्स हब के तौर पर उभर कर सामने आए, इसके लिए भी कोशिशें आपकी यहाँ पर रहेंगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हरियाणा गवर्नमेंट परमिट्स नील गाय शूटिंग। हरियाणा की सरकार ने क्या किया है, अप्रूवल दे दी है, परमिशन दे दी है कि जो नील गाय होता है एनिमल, कितने लोगों ने नील गाय को देखा है बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में। नील गाय वैसे बहुत ही रेयरली ही दिखते हैं, लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जिस एरियाज में नील गाय होते हैं तो अधिकतर रात के वक्त या सुबह के वक्त आपको नील गाय देखने को मिल जाएगा। अधिकतर ये रात के वक्त आपको देखने को मिलेंगे, भारी भरकम जानवर होता है। तो हरियाणा की सरकार ने अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है नील गायों को शूट करने की, नील गायों को मारने की। तो द हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड, हरियाणा सरकार ने रिसेंटली अप्रूवल दी है न्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स को, और इन रूल्स के तहत परमिटिंग यानी कि वो अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं द शूटिंग ऑफ मेल नील गायस, यानी कि आप लोग जो मेल नील गाय है, ठीक है, उसको नर जो नील गाय है उसको शूट कर सकते हैं। जो मेल नील गाय होता है उसे ब्लू बुल्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्लू बुल्स को भी आप इनको शूट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन जैसा ही ये डिसीजन सामने आया इसकी वजह से जगह जगह प्रोटेस्ट, इसका विरोध हुआ। बहुत सारे पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जानवरों को मारना, भले ही उनकी संख्या ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको मार देना या उनको शूट कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये तो एक निर्दयी सॉल्यूशन है, ये कोई अच्छा या काइंड सोल्यूशन तो नहीं है ना। तो जो भी आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। स्पेशली जो आपका बिश्नोई समाज है, बिश्नोई कम्युनिटी है वो। अब बिश्नोई समाज से आपको याद आ गया होगा सलमान खान वाला जो आपका केस है वो, जिसमें आपको याद होगा कि जो बिश्नोई कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं उन्होंने सलमान खान को धमकी दी। और बिश्नोई समाज क्यों इतना एक्टिव है इस मामले में, क्योंकि बिश्नोई समाज जो काला हिरण होता है, बिश्नोई समाज काले हिरण को बड़ा पवित्र मानते हैं, उनको पूजते भी हैं। तो बेसिकली सलमान खान के ऊपर जो आरोप था कि उन्होंने काले हिरणों का शिकार किया था, हम साथ साथ है कि जो फिल्म की शूटिंग हुई थी उसके दौरान, तो उनके ऊपर जो केस चला था बेसिकली उसकी वजह से ये थ्रेट और ये सब आपका होता है। तो बिश्नोई समाज इसको लेकर भी आवाज़ उठा रहा है नीलगाय शूटिंग को लेकर। अगर मैं बात करूं, आपके सामने जो ये तस्वीर है वो नीलगाय की है। इसका शरीर पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे नीलगाय का, तो इसका शरीर आपको एक घोड़े की याद दिलाएगा, जो घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, ठीक है, तो उसकी याद दिलाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसका आप ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो इसका ऊपरी हिस्सा आपको एक गाय की तरह, गाय और हिरण से मिलता जुलता ये आपको यहाँ पर दिखता है। आप यहाँ पर चाहें तो इसको जूम कर सकते हैं, तो आप इसका शरीर देखिए ज़रा। तो इसका शरीर काफ़ी सुडौल होता है, काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं जैसे कि एक घोड़े की होती हैं। लेकिन इसका सिर शरीर के मुताबिक अगर आप देखो तो छोटा होता है। ठीक है, शरीर अगर इसके सिर को, इसके फेस को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको गाय और हिरण का मिक्स लगता है अगर आप इसके सिर को देखेंगे। ठीक है, और यही कारण भी है कि कई राज्यों में इस जानवर को रोजर्ड भी बुलाया जाता है, रोजार्ड भी बुलाया जाता है। ठीक है, मतलब नील गाय का वहां पर नाम भी चेंज किया गया है कई राज्यों में, सिंस नील गाय हैज रिलीजियस इंपॉर्टेंस। तो क्योंकि नील गाय के कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, धार्मिक महत्व भी है, जैसा हमने बिश्नोई समाज में देखा, तो नीलगाय को लोग गाय के नज़रिए से भी देखते हैं। तो कई राज्यों में ना इसका नाम बदला गया है, मतलब कई राज्यों ने प्रपोजल ये दिया है कि इसका नाम बदल के रोजर्ड कर दिया जाए। रोजर्ड जो होता है उसका मतलब होता है फॉरेस्ट एंटीपोल, मतलब कि एक जंगली हिरण आप इसे कह सकते हो एक तरीके का।
तो जंगली हिरण तो फिर अलग हो गया ना। अगर नाम में नील गाय है और अगर गाय शब्द आ रहा है तो उसका धार्मिक महत्व है, लेकिन जंगली हिरण तो आपको गाय कहीं से नहीं लगेगा, तो जंगली हिरण है तो इसको मार सकते हैं। कलिंग मतलब इसको मारने के लिए, अलाउ करने के लिए कई राज्यों ने इसका नाम ही बदलने की कोशिश की है, नाम बदलने का प्रपोजल भी रखा है। इसे रोजर्ड के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेस्ट हिरण आप इसे कह लीजिए, या फिर जंगली हिरण आप इसे यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, ताकि लोगों के मन से वो गाय वाला जो एक वो जो एक रिस्पेक्ट आ जाती है, इंपॉर्टेंस आ जाती है, वो हट सके। अब मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर इनको क्यों मान रहे हैं, या इनको मारने या इनको शूट करने की परमिशन क्यों दी है। देयर पॉपुलेशन हैज़ बीन परसीव्ड एज अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर, यानी कि इनकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। क्योंकि रात के वक्त नील गायों का जो झुंड होता है वो कई बार खेतों से गुजरता है, खेतों को नष्ट कर देता है, फसलों को उजाड़ देता है, और ये इतने भारी भरकम सुडौल जानवर होते हैं कि किसान इनके सामने टिक भी नहीं पाते, यानी कि उनको आसानी से घायल भी कर सकता है। एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए ये नुकसानदेह है। लीडिंग टू कॉल्स फॉर द मैनेजमेंट सोल्यूशन, तो जब इनकी संख्या कम होगी तो इससे फायदा होगा, इससे मैनेजमेंट हो पाएगा, ऐसा मानकर सरकार ने वहां पर क्या किया है, शूटिंग की परमिशन दी है। नीलगाय या फिर इंग्लिश में कहें ब्लू काउ, ये इसका साइंटिफिक नेम आपका यहाँ पर बनता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखने को मिलता है, जहां पर इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान में आपको नीलगाय देखने को मिल जाती है। कमेंट करके मुझे जरा ये बताओ कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन है। जैसे भारत का नेशनल एनिमल है आपका बंगाल टाइगर, वैसे पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन है, कमेंट करके बताइएगा। नोडी वेस्ट बंगाल नोदी बंधन स्कीम एंड घातल मास्टर प्लान। तो वेस्ट बंगाल की सरकार अंडर द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है दी नोदी बंधन स्कीम, नोदी बंधन योजना। 2025 और 26 के बजट में नोदी बंधन योजना को इंट्रोड्यूस किया है। अब इस योजना से क्या होगा, नोदी बंधन टू इनहेंस द रिवराइन डेवलपमेंट, यानी कि नदी का जो किनारा होता है, तो नदी के किनारों का विकास करने के लिए, नदी के किनारे इलाकों के डेवलपमेंट के लिए, और प्रिवेंट मींस रोकने के लिए एरोजन अलोंग दी गंगा पद्मा। तो गंगा और पद्मा नदी जो आपकी यहाँ पर बनती है, तो गंगा पद्मा नदी इरोजन कैसे होता है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, नदी के जो किनारे होते हैं, नदी के जो किनारे होते हैं, जब पानी बहुत तेजी से बहता है नदी में, जब नदी में पानी बहुत तेजी से बहता है, तो नदी का पानी बहते बहते जब उसमें बाढ़ आ जाती है या बहुत पानी आ जाता है नदी में बारिश के मौसम में, तो आपने देखा होगा कि आसपास की मिट्टी भी वो बहाकर ले जाता है, धीरे धीरे मिट्टी भी ढीली हो जाती है, और मिट्टी का कटाव होता है, और मिट्टी धीरे 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 कट कट के क्या हो जाती है, पानी में बह जाती है। आपने देखा होगा, तो जो पानी, जो मिट्टी का कटाव होता है, जो मिट्टी बड़े पैमाने पर कटकर पानी में बहकर चली जाती है, गंगा और पद्मा। गंगा नदी, तो गंगा इंडिया में हो गई, जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी में, नदी का कटाव रोकने के लिए और नदी के किनारे इलाकों में रहने वाले एरियाज में डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो नोदी बंधन योजना की अगर हम लोग बात करें, इस योजना का उद्देश्य है टू कॉम्बैट, की लड़ेंगे नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कि बाढ़ हो गया, बारिश, भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड वगैरह, तो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उससे लड़ने के लिए, एंड इनहेंस द लिवलीहुड्स इन द रिवराइन एरियाज, जो नदी के इलाके हैं वहां पर लोगों को आजीविका मिले, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। विल इंटर कनेक्ट रिवर्स, इस योजना के माध्यम से आखिर हम नदी में पानी जो आपका यहाँ पर बढ़ता है, बाढ़ जैसे हालात आपके यहाँ पर बनते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बाढ़ के हालातों को कैसे रोका जा सकता है, नदियों को आपस में इंटरकनेक्ट करा जा सकता है, वेटलैंड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करा जा सकता है, जिससे पिस्की कल्चर भी हो सकता है। पिस्की कल्चर होता है मछली पालन, यानी कि जो लोग मछली पालन करते हैं उसे पिस्की कल्चर कहते हैं। मछलियों की संख्या को बढ़ाया जाता है और फिर उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है, राइट, फिर उसे मार्केट में बेच दिया जाता है। पिस्की कल्चर इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। अगर नदियों को, वेटलैंड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, तो अगर एक नदी में पानी बहुत बड़ी मात्रा में है जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है, तो उस नदी का एक्स्ट्रा वाटर दूसरी नदी में ट्रांसफर किया जा सकता है।
सेकेंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ गंगा पद्मा इरोजन, यानी कि गंगा नदी और पद्मा नदी में जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, सॉइल इरोजन जो हो रहा है, उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर 200 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर एलोकेट किए हैं टू एड्रेस द रिवर बैंक इरोजन। नदी के किनारे जो मिट्टी का कटाव होता है उसे रोकने के लिए, स्पेशली इन मुर्शिदाबाद और मालदा डिस्ट्रिक्ट में जो इरोजन हो रहा है उसे रोकने के लिए 2 सालों का मास्टर प्लान सरकार तैयार करेगी और इसे इम्प्लीमेंट करेगी यूजिंग दी हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशन। प्राकृतिक सोल्यूशन क्या हो सकता है और हाइड्रोलॉजिकल मॉडल की मदद से यहाँ पर इसे रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा घाटल मास्टर प्लान भी है फॉर फ्लड प्रिवेंशन, यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए घाटल मास्टर प्लान। तो इसका एम क्या है? घाटल मास्टर प्लान का एम्स टू प्रिवेंट फ्लडिंग इन घाटल, कि जो आपका घाटल का हिस्सा है जो कि आपका वेस्ट मिदनापुर से घिरा हुआ है, वहां के इलाके में जो बाढ़ आती है उसे आने से रोकना। इसके लिए करीब 1500 करोड़ रुपए की फंडिंग की जरूरत होगी विद 500 करोड़ एलोकेटेड इन दिस बजट। बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बेसिकली जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है ममता बनर्जी का इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मालदा और मुर्शिदाबाद का जो इलाका है वो तृणमूल कांग्रेस, यानी कि जो ममता बनर्जी वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम टीएमसी है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस। तो उनका जो वोटर बैंक है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। तो एक तरीके से ये उनको हेल्प कर रहा है या उनका वोटर बैंक और स्ट्रांग कर रहा है। आगे आने वाले चुनाव में उनको अच्छे खासे यहाँ से वोट भी मिल जाएंगे। तो एक तीर से दो तीन शिकार कर दिए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो स्पोर्ट्स से है, आईपीएल 2025 में अगर हम बात करें तो जो आरसीबी की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उन्होंने रजत पाटीदार को कैप्टन आपका यहाँ पर घोषित किया है। तो रजत पाटीदार जो कि रिप्लेस करेंगे फाफ डू प्लेसिस, ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं फाफ डू प्लेसिस। इससे पहले विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन हुआ करते थे और लास्ट सीजन की अगर हम बात करें 2024 में, तो फाफ डू प्लेसिस ने आरसीबी की क्या की थी, कैप्टेंसी की थी। अब उनको वो रिप्लेस करेंगे रजत पाटीदार। 31 साल इनकी उम्र आपके यहाँ पर बनती है। मिडिल ऑर्डर बैटर आपके यहाँ पर ये बनते हैं। इन्हें आरसीबी का कैप्टन बनाया गया है 2025 के आईपीएल सीजन में। रजत पाटीदार ने अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश की टीम को लीड किया था फाइनल मैच में सईद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जो आपकी यहाँ पर होती है वहाँ पर। और ये 8वें ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जो आरसीबी को लीड आपका यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आरसीबी को लीड करने वाले 8वें खिलाड़ी हैं। अब तक आरसीबी टीम 8 कैप्टन्स इनको इंक्लूड करके घोषित कर चुकी है। आईपीएल की बात करें, आईपीएल 2008 में भारत में शुरू हुआ था, फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग। ठीक है, और 2009 में पहली बार आईपीएल देश से बाहर साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। मुंबई इंडियंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार उन्होंने आईपीएल टाइटल्स आपके यहाँ पर जीते हैं। सीएसके की भी बात करें तो वो भी 5 बार आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुकी हैं। विराट कोहली की बात करें, अभी तक के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं आईपीएल हिस्ट्री के। क्रिस गेल की बात करें, आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा जो इंडिविजुअल स्कोर है कि एक क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हो, तो 2013 के आईपीएल में 175 रनों की पारी खेली थी नाबाद, आउट भी नहीं हुए थे। वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग में से एक है आईपीएल, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग्स में से एक है जिसकी वैल्यू 10 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। 2022 में आईपीएल को एक्सटेंड किया गया था। टोटल अब आईपीएल में 10 टीमें आपकी यहाँ पर हो गई हैं, जिसमें से गुजरात टाइटंस की टीम जिसे ऐड किया गया था, पहली बार वो सीजन खेल रही थी, डेब्यू सेशन को उन्होंने जीत लिया था। 2022 में आईपीएल में टोटल 10 टीमें हो गई थी, 2 टीमें और ऐड की गई थी, उसमें गुजरात टाइटन भी एक थी। और गुजरात टाइटन ने जिस साल डेब्यू किया उसी साल 2022 का सीजन जीता भी था। आई थिंक हार्दिक पांड्या उस टीम के कैप्टन थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हरियाणा से है। हरियाणा हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन आपकी यहाँ पर शुरू करेगा। तो बूस्ट द सॉइल मतलब कर चुका है। इससे क्या होगा, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। तो हरियाणा हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन, हरियाणा सरकार हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन को चला रही है। इसका मेन एम है टू प्रोवाइड सॉइल हेल्थ कार्ड्स, यानी कि मिट्टी की हेल्थ को देखते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड कराए जाए टू ऑल दी फार्मर्स, सभी किसानों को, बाय कलेक्टिंग सॉइल सैंपल्स, यानी कि मिट्टी के जो सैंपल्स हैं उन्हें कलेक्ट करके हर एकड़ के हिसाब से, फ्रॉम एवरी एकड़।
so far about 70 lakh soil samples, यानी कि 70 लाख जो मिट्टी के सैंपल्स हैं वो अभी तक कलेक्ट किए जा चुके हैं विथ 55 लाख एनालाइज्ड। और इन 70 लाख सॉइल सैंपल्स में से 55 लाख सॉइल सैंपल्स एनालाइज भी हो चुके हैं और 86.65 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स भी आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। एग्जाम में एक नंबर पर क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन किस स्टेट की कैंपेन है, तो हरियाणा की कैंपेन है। और इस कैंपेन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 17 परमानेंट एंड 54 स्मॉल सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज। अब इतनी बड़ी संख्या में मिट्टी के जो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे तो उन सैंपल्स को एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। तो 17 परमानेंट टेस्टिंग लैबोरेटरीज बनाई गई हैं और 54 छोटी सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज बनाई गई हैं, उन्हें स्टैब्लिश किया गया है, इंक्लूडिंग 240 लैब्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। 240 लैब्स और हैं जो कि स्कूल और कॉलेजेस में आपके यहाँ पर बनाई गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, डॉक्टर माधवन कुट्टी डॉक्टर माधवन कुट्टी जी अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ कैनरा बैंक। तो डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को रिसेंटली नियुक्त किया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री कैनरा बैंक में। जनवरी 25 से ही इफेक्टिव है। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द सीनियर इकोनॉमिस्ट। इससे पहले वो बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप और टाइम्स ग्रुप के लिए भी काम आपका यहाँ पर कर चुके हैं। कैनरा बैंक की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, कैनरा बैंक इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1906 एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक, तो आंसर रहेगा बेंगलुरु। कैनरा बैंक का हेड ऑफिस बेंगलुरु में आपके यहाँ पर लोकेटेड है। सरकारी बैंक है, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। 1906 में ये स्टैब्लिश हुआ था, तब इसका हेड ऑफिस मैंगलोर हुआ करता था। आगे चल के इसका हेड ऑफिस बेंगलोर रीलोकेट हो गया। इसे स्टैब्लिश किया गया था अम्मेम्बल सुब्बाराव पई जी के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। और 1969 में जो भारत के बैंकिंग सिस्टम का पहला नेशनलाइजेशन हुआ था, जहां पर 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था जिनके पास पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। ऐसे 14 बैंक थे जिनको नेशनलाइज किया गया था, यानी कि प्राइवेट बैंकों से सरकारी बैंकों में तब्दील किया गया था। तो 1969 में ये बैंक भी उन्हीं 14 बैंकों में शामिल था। वर्तमान में इस बैंक के सीईओ और एमडी के सत्यनारायणा राजू आपके यहाँ पर बनते हैं। तो इस न्यूज़ के साथ सेशन होता है यहीं पर समाप्त। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए जिनको नहीं पता, करंट अफेयर्स बाय अंकित गुप्ता, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देकर जा रहा हूँ, जिसका डिस्कशन हम लोग कल के सेशन की शुरुआत में करेंगे कि इनके सही जवाब क्या है। डेली टाइमिंग करंट अफेयर्स की सुबह 8 बजे रहेगी। बीते 2-3 दिनों में करंट अफेयर्स नहीं हो पाई, एक बहुत ही ज़रूरी फैमिली इशू की वजह से। ज़रूरी फैमिली इशू नहीं होता, एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो सेशन नहीं हो पाया। आई होप कि आप इस बात को समझ जाएंगे। तो अब आपका डेली बेसिस पे जो सेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसका आंसर। सेकंड वन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एंड थर्ड वन इज व्हेन वाज द इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स सेशन के अगले शो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।